हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाला यूट्यूब चैनल। एंड आज हम ऑफिशियली बात करेंगे इंटेल की 10th जनरेशन के बारे में, जो कि आज ऑफिशियली लॉन्च हो रही है। मतलब कि ये मैं कोई लीक नहीं बता रहा हूँ तुम्हें, ये मैं कोई रूमर नहीं बता रहा हूँ, ये कोई अफवाह नहीं है, ये किसी वेबसाइट पे लीक नहीं हुआ है, ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। इंटेल आज अभी लॉन्च कर रहा है, या फिर लॉन्च नहीं, अनाउंस कर रहा है, क्योंकि अवेलेबल ये नेक्स्ट मंथ होंगे, क्योंकि अभी तुम्हारा ह्यूमन मेलवेयर चल रहा है, तुम खरीद वैसे भी नहीं सकते। सो नेक्स्ट मंथ जो है वो ये तुम खरीद पाओगे इन सीपीयूज को। लेकिन आज जो है ये अनाउंस हो रहे हैं। क्या डिटेल्स हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है Z490 मदरबोर्ड्स के बारे में तुम्हें थोड़ी डिटेल्स दूंगा। Z490 जो तुम्हारा मदरबोर्ड इन सीपीयूज के आने वाले हैं। कुछ बजट सीपीयूज इसके अंदर हैं, लाइक i3-9100F जैसे तुम्हारा था, उसकी जगह पे 10100F आ गया। तुम्हारा i5-9400F था, उसकी जगह पे 10400 सीपीयू जो है वो तुम्हारा आ गया। तो क्या है उनके अंदर, क्या नहीं है, क्या बजट गेमर्स को खुश होना चाहिए, क्या है। अगर आप एक हाई एंड गेमर हो, आपको 9900K की जगह पे 10900K चाहिए था, तो वो भी है यहाँ पे। तो अगर आप एक बजट गेमर हो, या फिर आप एक एंथुजियास्ट हाई एंड लेवल के हाई रिफ्रेश रेट पे खेलने वाली गेमर हो, 240 हर्ट्स वाले 300 हर्ट्स पे तो अभी भी आया, बट स्टिल 300 हर्ट्स पे खेलने वाली गेमर हो, दोनों के लिए जो है वो ये वीडियो एंड तक देखना जरूरी है। तो यहाँ पे जो है वो इंटेल ने अपने 10th जनरेशन के सीपीयूज लॉन्च किए हैं। अगेन ये 10 नैनोमीटर पे बेस्ड नहीं है, ये स्टिल 14 नैनोमीटर पे बेस्ड है। इंटेल अपनी वो 40 नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी को कितना खींच सकता है, उसकी लिमिट जो है तुम लोग देख सकते हो ना। इन 10th जनरेशन की सीपीयूज में हर सीपीयू के अंदर तुम्हें हाइपर थ्रेडिंग देखने को मिल रही है, चाहे वो लो एंड से लो एंड सीपीयू क्यों ना हो, तुम्हें हर सीपीयू के अंदर हाइपर थ्रेडिंग देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर तुम एक बजट गेमर हो, तुम सस्ते में बढ़िया गेमिंग करना चाहते हो, तुम्हारे लिए ये खुशी की बात है। जाके पटाखे फोड़ो घर के बाहर पे जाके, और क्या करते हैं खुशी मनाने के लिए, लड्डू वड्डू खाओ, लड्डू वड्डू बांटो, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे जो है वो तुम्हें रैम सपोर्ट जो है वो तुम्हारा इंक्रीज हो गया है, तुम्हारी जो है बूस्ट क्लॉक्स वगैरह इंक्रीज हो गई है। हालांकि तुम्हारे लिए जो है वो एक नया मदरबोर्ड आ चुका है, अब नया प्लेटफॉर्म आ चुका है, बट स्टिल एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे हाई एंड सीपीयू है वो ऑफकोर्स तुम्हारा 10900K है, जिसके के अंदर i9 10900K, जो कि जो तुम्हारा आता है 10 कोर एंड 20 थ्रेड्स के साथ ना। इसकी जो बूस्ट क्लॉक है वो जो है वो बताई जा रही है कि इंटेल की जो मैक्स बूस्ट क्लॉक है इसकी वो है 5.2, और सिंगल कोर जो बूस्ट क्लॉक जो बताई जा रही है इन्होंने, मैक्सिमम सिंगल कोर वो है 5.1। 5.3 गीगाहर्ट्ज की ये बूस्ट क्लॉक भी अचीव कर सकता है। अगेन 5.3 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट क्लॉक, लेकिन वो तब जब तुम्हारे टेम्परेचर आई थिंक 50 डिग्री से नीचे हो। 50 या 65 आई थिंक 65 है इसका एक्चुअल नंबर। 65 डिग्री से तुम्हारे टेम्परेचर जब नीचे हो, तब जाके तुम्हारा ये जो सीपीयू है ये 5.3 टच करेगा। अब वो 65 डिग्री से नीचे तुम कैसे लेके आओगे, उसके लिए मैं तुम्हें एक रेफरेंस देता हूँ। ये एक 10 कोर का सीपीयू है, राइट। मैं तुम्हें बोलता हूँ 9900K को, जो कि 8 कोर का है, उसके अंदर कोर्स कम है, उसको भी अगर तुम्हें अच्छे से कूल करना है तो तुम्हें एक 360 मिलीमीटर का रेडिएटर लगाना पड़ता है। अगर तुम कस्टम लिक्विड कूलिंग नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसके अंदर तुम्हें 480 आई थिंक 480 मिलीमीटर का रेडिएटर वगैरह भी मिल जाता है, लेकिन अगेन अगर तुम एक नॉर्मल AIO यानी लिक्विड कूलर ले रहे हो तो तुम 360 से बड़ा लिक्विड कूलर नहीं ले सकते। और 360 मिलीमीटर का रेडिएटर लगाने के बाद भी वो जो है वो 75 से लेके 80 डिग्री के बीच में रहता है, तो तुम उसको 65 डिग्री से नीचे कैसे लेके आओगे, ये पता नहीं इंटेल क्या सोच के करता है, बट स्टिल मार्केटिंग है। 5.3 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट क्लॉक अगर तुम करना चाहते हो, तुम अंटार्कटिका में रहते हो, तुम ग्लेशियर्स में रहते हो, तुम जम्मू कश्मीर की बर्फ वाली किसी पहाड़ की किसी गुफा में रहते हो, देन मे बी तुम्हारे लिए 5.3 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट क्लॉक जो है वो काम की चीज़ हो, बट स्टिल बाकी लोगों के लिए जो है वो काम की चीज़ नहीं है। इंटेल ने यहाँ पे नेटिव मेमोरी सपोर्ट जो है वो बढ़ा दिया है, यानी कि अब जो है वो तुम्हारे जितने भी i7 तक का जो तुम्हारा लाइनअप है वो जो है वो 2933 मेगाहर्ट्ज DDR4 तक सपोर्ट करेगा नेटिवली, अगर तुम उसे चलाते हो तो। नाउ TDP इंटेल बोल रहा है कि इनके सबसे हाई एंड प्रोसेसर्स की है वो है तुम्हारी 125 वॉट की, जो कि एक फर्जी नंबर है। 125 वॉट स्टॉक पे चलेगा ये, तब जाके कंज्यूम करेगा। बूस्ट होगा, तुम इंटेल का मल्टी कोर एनहेंसमेंट MCN उसको इनेबल करते हो, इजीली 200 वॉट टच करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारे i7s हैं, लाइक 10900KF, जो कि सेम चीज़ है, 10 कोर 20 थ्रेड, बट इसके अंदर iGPU नहीं है। फिर तुम्हारा 10900 है, देन तुम स्क्रीन पे देख सकते हो पूरा लाइनअप जो है वो है। मे बी जो है वो तुम्हें कुछ चीज़ें जो है वो इसके अंदर बेनिफिशियल मिले, तुम्हें गेमिंग में अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी इंटेल में, बट अगेन कितना हीट निकालेगा, अगेन इंटेल ने हीट का भी यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, बट स्टिल मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम प्लीज़, अगर तुम 10900K पे बिल्ड कर रहे हो, तुम कस्टम लूप पे जाओ, प्लीज़ कस्टम लूप बिल्ड करो। बाकी i5 लाइनअप पे बढ़ते हैं। i5 में देखो बहुत सारे सीपीयू है, तुम देख सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से जिसमें सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे वो होगा 10400F ना। ये जो 10400F है ये 9400F की जगह पे आया है। इसकी जो बेस क्लॉक है वो है 2.9 एंड बूस्ट क्लॉक है 4.3, जो कि काफ़ी अच्छी बूस्ट क्लॉक है।
यहाँ पे जो है वो अगेन मेमोरी सपोर्ट 2666 मेगाहर्ट्ज तक ही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा इंटेल, जब तुमने i7 में i9 में 2933 मेगाहर्ट्ज तक का नेटिव सपोर्ट दिया हुआ है तो तुमको क्या दिक्कत है मेमोरी सपोर्ट बढ़ाने में i5 लाइनअप में? क्या दिक्कत है i5 एंड i3 लाइनअप में? इसमें 2666 नेटिव मेमोरी सपोर्ट 2666 मेगाहर्ट्ज ही है। पता नहीं क्या इंटेल कर रहा है। एंड लेकिन इसके अंदर हाइपर थ्रेडिंग है, यानी कि पहले तुम्हें i5 9400F के अंदर जो 6 कोर 6 थ्रेड मिलते थे, अब तुम्हें इसके अंदर 10400F के अंदर 6 कोर 12 थ्रेड्स देखने को मिलेंगे। ये Ryzen 5 3600 को कम्पीट करेगा। 3600 के मुकाबले कैसी परफॉर्मेंस देगा, कितनी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है। मैं यूएस डॉलर्स में यहाँ पे प्राइस लिखी हुई है, मैं आपको इंडियन करेंसी में जो है वो नहीं बता सकता अभी पे। आप चाहो तो इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके उसमें 18% ऐड कर सकते हो, आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो उसे खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। गूगल में सिंपल डाल दो USD to INR और वो जितनी प्राइसिंग है वो आप खुद से कन्वर्ट कर सकते हो और उसके ऊपर 18% और ऐड कर देना। सिंपल कैलकुलेशन है। मैं यहाँ पे हर प्रोसेसर्स के लिए आपको कैलकुलेट करके नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं जो और बजट गेमर्स है जिनको i3 पे बिल्ड करना था। जैसे तुम्हारे पास i3 9100 था, अब यहाँ पे 10100 है i3। तो 10100 में भी अगेन 3.6 की बेस एंड 4.3 की बूस्ट ना। इसके अंदर भी अगेन तुम्हें सेम वही 2666 मेगाहर्ट्ज की मेमोरी का नेटिव सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 65 वॉट की TDP है, 4 कोर 8 थ्रेड्स हैं। ये कम्पीट करेगा आने वाले AMD के Ryzen 3 3300X और Ryzen 3 3200 से, जो तुम्हारे Ryzen 3 1200 और 1300X को रिप्लेस करने वाले हैं। वो भी 4 कोर 8 थ्रेड्स के साथ होंगे, तो ये उनके साथ कम्पीट करेगा। तो आपके पास बजट CPU में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप जिनको और सस्ता बिल्ड करना है तो उनके लिए यहाँ पे जो है पेंटियम्स भी इंटेल ने दिखाए हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि लोग पेंटियम्स इस वक्त पे बाय करेंगे, बट इंटरेस्टिंग चीज़ देखो इस पेंटियम सीरीज के अंदर 2 कोर 4 थ्रेड्स हैं। क्लॉक स्पीड भूल जाओ, क्लॉक स्पीड एक पल के लिए नीचे रखते हैं। 2 कोर 4 थ्रेड्स वाले सारे के सारे CPUs है। इनके अंदर तुम्हें 2 कोर 4 थ्रेड से ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि किसी के अंदर बेस क्लॉक बूस्ट क्लॉक अलग अलग है, बट स्टिल TDP देखो 2 कोर के CPU के लिए, हालांकि इसके अंदर हाइपर थ्रेडिंग भी है, बट 2 कोर के CPU के लिए 58 वॉट की TDP। इमेजिन 58 वॉट। पेंटियम में 58 वॉट की TDP, कम ऑन यार। इंटेल AMD का जो तुम्हारा एथलॉन आता है उसकी TDP इससे कम है, बट स्टिल अगेन इंटेल 14 नैनोमीटर पे घिस रहा है, तो कुछ तो दिक्कतें आएंगी ना। इस जनरेशन में इंटेल ने कुछ नई चीजें भी इंट्रोड्यूस करी, जैसे कि तुम जो है वो अगर एक K सीरीज का CPU एंड Z सीरीज का मदरबोर्ड ले रहे हो, अनलॉक्ड प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, तुम लॉक्ड i3 या लॉक्ड i5 नहीं ले रहे हो, देन तुम्हारे पास कुछ अच्छे ओवरक्लॉकिंग यूटिलिटीज है यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हें जो है वो पर कोर हाइपर थ्रेडिंग इनेबल डिसेबल का ऑप्शन मिलेगा। अब तक जो है वो तुम चाहे AMD में लो चाहे तुम इंटेल में लो, तुम जो है वो हाइपर थ्रेडिंग या तो इनेबल कर सकते हो या डिसेबल। मान लो तुम्हारे पास एक CPU है जो कि 8 कोर 16 थ्रेड का है, तुम उसको 8 कोर 8 थ्रेड का बना सकते हो हाइपर थ्रेडिंग डिसेबल करके। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे तुम्हें पर कोर के बेसिस पे मिल रहा है, मतलब तुम हर एक कोर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि उसके अंदर तुम्हें हाइपर थ्रेडिंग चाहिए या नहीं चाहिए। मे बी ये तुम्हें कुछ हेल्प करे पावर मैनेजमेंट वगैरह में, क्योंकि अगर तुम किसी ऐसे कोर्स के अंदर हाइपर थ्रेडिंग डिसेबल करते हो जो कि सेंटर में लोकेटेड है चिप में, देन तुम मे भी उसकी कुछ हीट डेंसिटी को लोअर कर पाओ, क्योंकि अगेन तुम्हारी हाइपर थ्रेडिंग में अगेन हाइपर थ्रेडिंग यूज कर रहे हो तुम, तो तुम्हारी हीट जो है वो थोड़ी ज़्यादा निकलती है, ज़्यादा हीट आउटपुट होता है। सो मे बी तुम कुछ कर पाओ, मे बी अगेन मुझे नहीं पता तुम हाइपर थ्रेडिंग क्यों डिसेबल करना चाहोगे। अगेन अगर तुम कोई प्रोफेशनल ओवरक्लॉकर नहीं हो जो हाई फ्रीक्वेंसीज को एम कर रहा है, या फिर तुम अपनी रैम को कुछ ज़्यादा ओवरक्लॉक कर रहे हो और तुम मेमोरी कंट्रोलर से लोड कम करना चाहते हो, बट स्टिल मे बी ये आने के बाद पता चलेगा ना। उसके बाद जो है वो तुम्हें कुछ पैग और DMI OC का ऑप्शन दे रहे हैं। जिनको पैग और DMI नहीं पता, ये तुम्हारी PCI X16 लिंक और तुम्हारा जो CPU से चिपसेट का डायरेक्ट लिंक है उसके लिए रेफरेंस है। हालांकि पास्ट में जो है वो अगर तुम प्रोफेशनल ओवरक्लॉकिंग कर रहे हो लिक्विड नाइट्रोजन वगैरह के साथ, देन ये ओवरक्लॉकिंग फीचर्स जो हैं वो तुम्हें कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। अगर तुम लिक्विड नाइट्रोजन वगैरह यूज़ करते हो तो तुम्हें मे बी कुछ कोल्ड बग्स एंड कुछ और वियर्ड इशूज से जो है वो लड़ने में ये मदद करता है, सॉल्व करने में मदद करता है। तो ये कुछ है। बाकी एनहेंस वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कर्व, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। हाँ, तुम्हारा वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कर्व से इनका ये बेसिकली ये मतलब हो सकता है कि कितने % टेम्परेचर ड्रॉप से या फिर कितने % वोल्टेज इंक्रीज से तुम्हारी फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज होगा। इन्होंने कुछ मे भी चेंज किया हो, पर ये जो है वो ज़्यादातर उन लोगों के लिए जो कि तुम्हारे मतलब बेसिकली तुम फाइन ट्यून कर सकते हो अपना वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कर्व। बेसिकली इसका मतलब ये है जो कि तुम्हें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी चीज़ है बट ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फिर जो है इन्होंने एक्सट्रीम ट्यूनिंग यूटिलिटी यानी कि XTU के बारे में बात करा है। फ़र्क नहीं पड़ता, हम बायोस से ओवरक्लॉक करते हैं, बट स्टिल कई लोग XTU भी यूज़ करते हैं, उनके लिए अच्छा है। अपडेटेड इंटेल परफॉर्मेंस मैक्सिमाइजर, मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा सॉफ्टवेयर यूज़ करना, लेकिन स्टिल अगर तुम यूज़ करना चाहते हो अपने CPU खुद से ओवरक्लॉक करने के लिए, देन मे बी ये चीज़ है। नाउ इंटेल ने इसके अंदर जो है वो टेम्परेचर ताकि कम रहे कुछ चीज़ें करी है।
क्योंकि अगेन तुम 10 कोर 2 कोर और बढ़ा रहे हो अपने हाई एंड सीपीयूज में, ऑफ कोर्स हीट आने वाली है। तुम अपनी हाइपर थ्रेडिंग इनेबल कर रहे हो लो एंड सीपीयूज में, ऑफ कोर्स हीट आउटपुट बढ़ने वाली है। सो इंटेल ने इसके अंदर क्या करा है, इंटेल ने इसके अंदर करा है तुम्हारी डाई की थिकनेस कम करिए ताकि वो सबस्ट्रेट से पास आ जाए। इसका क्या मतलब है, जो तुम्हारी डाई है, जो तुम्हारी डाई अपने आप में है, ये जो तुम्हारा सिल्वर वाला पार्ट होता है सीपीयू के अंदर बीच में, ये तुम्हारी एक्चुअल डाई है, इसकी जो उन्होंने हाइट कम करी है ताकि वो सबस्ट्रेट से पास आ जाए। क्योंकि अगर तुम्हें पता हो, तुम्हारा जो सीपीयूज होते हैं, मॉडर्न सीपीयूज होते हैं, ये फ्लिप चिप डिजाइन होते हैं। मतलब कि जो तुम्हारा एक्चुअल कोर्स है वो ऊपर की साइड नहीं है, वो नीचे की साइड है। जो तुम्हारा ग्रीन नीचे सबस्ट्रेट है, जो तुम्हारा नीचे तुम्हें पीसीबी वगैरह दिख रही है, तुम्हारे एक्चुअल कोर नीचे है। तो तुम्हारी जो हीट है, जो तुम्हारा सीपीयू जब काम करता है, तो उसे वो जो तुम्हारी थिकनेस है डाई की, उस डिस्टेंस को ट्रैवल करके हीट को ऊपर आना है। और अगर मैं तुम्हें बताऊं तो जो उसके ऊपर जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं वो इतने कंडक्टिव नहीं होते हैं। सो एक्चुअली तुम अगर डाई की थिकनेस कम कर रहे हो, वो एक्चुअली सिलिकॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। आई थिंक कॉपर, आई थिंक कई सारी ऑक्साइड्स लेयर्स एंड पता नहीं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की केमिकल्स की लेयर होती है उसके ऊपर, जो कि इतनी ज़्यादा कंडक्टिव नहीं होती हैं। सो अगर तुम एक्चुअली में डाई की थिकनेस कम कर रहे हो, देन तुम टेक्निकली अपना थर्मल ट्रांसफर जो है वो बढ़ा रहे हो, क्योंकि अब तुम्हारी हीट जो है उसको लेस डिस्टेंस ट्रेवल करना है आईएचएस तक जाने के लिए, एंड कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, यानी कि हीट जल्दी ट्रांसफर होगी। जल्दी ट्रांसफर होगी तो तुम्हारे कूलर में हीट जल्दी पहुंचेगी और तुम्हारा कूलर उसको जल्दी डिसिपेट करेगा। बट ये कितने अच्छे से काम करती है ये चीज़, ये कितनी इफेक्टिव है, क्या इंटेल इसका एक्चुअली में फ़ायदा उठा पाएगा, क्या तुम इससे एक्चुअल बूस्ट परफॉर्मेंस गेन जो है वो कर पाओगे, वो जो है वो देखने वाली चीज़ होगी। अब साथ ही साथ जो है वो तुम्हारे Z490 मदरबोर्ड्स भी रिलीज हुए हैं ना। Z490 मदरबोर्ड में जो है वो तुम्हारे पास पूरा का पूरा लाइनअप रिलीज हुआ है। हालांकि तुम्हारे पास बाद में और बजट सीरीज के मदरबोर्ड भी आएंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल H410, H460, इस टाइप के कुछ सीरीज जो है पूरा लाइनअप आएगा। बट अगेन ये जो है वो मदरबोर्ड्स में तो देखो मेरे पास जो कैटलॉग है, लाइक फॉर एग्जांपल गीगाबाइट के मदरबोर्ड्स ये PCI Gen 4 सपोर्ट करते हैं। हालांकि ये जो सीपीयूज आने वाले हैं ये PCI 4 सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो भी इस LGA 1200 बेस मदरबोर्ड को सपोर्ट करेंगे। मतलब इंटेल अगली कोई अगर जनरेशन निकालता है तो वो इस मदरबोर्ड में सपोर्टेड होंगे, एंड जो अगली जनरेशन होगी वो जो है वो PCI 4.0 सपोर्टेड होंगे। इंटेल जो है उनके अंदर PCI 4.0 लेके आएगा। सो ये एक काइंड ऑफ स्लाइट हिंट है। हालांकि बात की जा रही है कि इंटेल की अगली जनरेशन भी 40 नैनोमीटर पे बेस्ड होगी, बैकपोर्टेड, मतलब तुम्हारी 10 नैनोमीटर वाली जो उनकी जो नॉर्मल जो ना 10 नैनोमीटर पे जो वो आर्किटेक्चर लेके आने वाले थे उसको जो है वो बैकपोर्ट करेंगे 40 नैनोमीटर पे। बट स्टिल क्या करता है इंटेल, क्या नहीं करता है, वो बात की बात है। अगली जनरेशन भी 40 नैनोमीटर पे आएगी, पता नहीं इंटेल क्या करेगा, बट स्टिल। तो ये थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर तुम Z490 सीरीज का मदरबोर्ड लेना चाहते हो तो देन नेक्स्ट मंथ तुम बाय कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तुम्हें जो है वो विंटर्स के लिए अगर एक रूम हीटर चाहिए 10900 के, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है, जो कि ना तुम्हें गेमिंग कराएगा, एक मल्टीपर्पज़ चीज़ तुम खरीद लो जो तुम्हें गेमिंग कराएगा, एडिटिंग कराएगा और तुम्हारे कमरे में हीटर का भी काम करेगा। सो ना प्राइस पॉइंट में जो है वो सारे के सारे AMD से अगेन अच्छा खासा compete कर रहे हैं। बट स्टिल AMD जो है वो अभी भी AMD के पास i9 के प्राइस पॉइंट पे 12 कोर वाला CPU है, जो कि अगेन फिजिकली 2 कोर्स ज़्यादा है उसके अंदर। तो तुम उस मामले में AMD को बीट नहीं कर सकते। बाकी पैकेजिंग इंटेल ने काफ़ी अच्छी बढ़ा दी अपनी, इंटेल की पैकेजिंग बढ़ गई है, अच्छी खासी हो गई है। देखते हैं इंटेल क्या करते हैं इस चीज़ में। तो उम्मीद है तुमको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।